किस नंबर 40 आगाही इनाम है। वो जब हवासों में लूटी तो खुद को एक अंधेरी जगह पर पाया। कई लम्हे तो हेज़ल को ये समझने में लग गए कि वो जाग रही है या ख्वाब देख रही है। पर सर में उठने वाली दर्द की टीस ने उसे कराहने पर मजबूर कर दिया। ये गोदाम नुमा जगह थी जहाँ चारों जानिब अजीब सी बू फैली थी। उसे याद था वो गाड़ी में बैठी ईमान का इंतजार कर रही थी जब एक मांगने वाले ने गाड़ी के शीशे पर दस्तक दी। उसके दरवाज़ा न खोलने पर वो बार बार हाथ मार रहा था और जैसे ही उसने शीशा नीचे किए किसी ने फ़ौरन उसके सर पर भारी फंसी चीज़ मारी। वो करा उठी। वो मजम्मत ही ना कर पाई और फिर अगले ही पल उसे बेहोशी की दवा सुंघा कर अगवा कर लिया गया था। जहाँ मासिल इंस्टीट्यूट था वहाँ ज़्यादा आबादी नहीं थी। उस वक्त गली सुनसान थी जब उसे अगवा किया गया। किसने किया था, क्यों किया था, ये कोई नहीं जानता था। वो खुद भी नहीं। उसे कुर्सी से बांधा गया था। वो अंदर से पूरी तरह डर चुकी थी। उसके बहुत सारे दुश्मन बन चुके थे। शोबिस छोड़ने पर उससे जिन लोगों को काम करने से मना किया था वो सब डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स पूरी तरह दबे पड़े थे। वो ऐसे ही किसी मौके की तलाश में थे। उसे शाली ने समझाया था कि वो अकेली कहीं ना जाए। उससे अब्दुल ने भी खबरदार किया था पर उसने सिरे से टाल दिया था और आज वो कैद में थी। कौन हो तुम लोग, खोलो मुझे। वो हाथ मुंह हिलाती जोर से चिल्लाई। कुछ देर गोदाम की सारी बत्तियां जल उठी। तेज रोशनी उसकी आंखों से टकराई तो उससे फौरन आंखें बंद की। कुछ देर बाद खोली तो चारों जानिब देखा। वहाँ कोई नहीं था। ये एक गोदाम था जहाँ चारों जानिब गंदम और चावल के थैले रखे हुए थे। अचानक उसे अपने पाँव के अंगूठे पर चुभन का एहसास हुआ। उससे नीचे देखा तो एक मोटा ताज़ा चूहा उसे काटने की कोशिश कर रहा था। हेज़ल की दिल दहला देने वाली चीख उभरी थी। उससे पाँव को झटका दिया और दोनों पाँव ऊपर उठा लिए। उसे बहुत सारे मोटे चूहों को चारों जानिब भागते दौड़ते देखा था। पहले तो उसे उबकाई आई पर अगले ही पल उसकी आंखें खौफ से उबल पड़ी। वो कुर्सी से बंधी हुई थी, ना उठ सकती थी कि भाग सकती थी। क्या होता अगर वो सारे चूहे उसकी जानिब आने लगते, उसके जिस्म पर रेंगते या फिर उसे काटते। कोई उसके सर पे गन रखकर गोली मार देता तो शायद वो इतना न डरती जितना जानलेवा ये एहसास था कि क्या होता अगर चूहे उसे काटते और कुतरने लगते। मुझे यहाँ से बाहर निकालो प्लीज़। दहशत से उसका जिस्म पसीने से भीगने लगा। दिल पस्सियाँ तोड़कर बाहर आने को तैयार था। उसका खूबसूरत नर्म और मुलायम जिस्म कांप रहा था। चारों जानिब फैली बदबू और मोटे मोटे भागते चूहे उसकी जान निकाल रहे थे। वो चीखती रही पर कोई ना आया और फिर उसने देखा वो चूहे उसकी जानिब बढ़ रहे थे। वो उछलने लगी, खुद को छुड़वाने लगी, अलग के पल चिल्लाने लगी। कोई ना आया, ना वो खुद को छुड़वा पाई। इस कदर खौफनाक मंजर उसकी आंखों के सामने ले आया जब उसने चूहों को कुर्सी से ऊपर की जानिब चढ़ते देखा। एक उसकी टांग पर चढ़ रहा था। हेज़ल को लगा वो सांस नहीं ले पाएगी। उसे लगा था उसे हार्ट अटैक हो जाएगा, वो मर जाएगी। उसे शिद्दत से चाहा था वो मर जाए पर वो ना मरी। वो गला फाड़ कर चिल्लाती रही। उससे पूरी हिम्मत करके कुर्सी को झटका दिया। वो दाएं जानिब गिरी। चूहे भाग गए। उसका सिर जमीन पर लगा। सर फट चुका था। वो अब कुर्सी से बंधी एक जानिब पड़ी थी। शोर की आवाज़ सुनकर सारे चूहे इधर उधर भाग गए थे। वो बड़ी बड़ी निगाहों से पड़ी रही। पेशानी से खून बह रहा था। हेज़ल मलिक, दी सुपरस्टार, जो अपनी मर्जी की मालिक थी, जिसने लोगों को हमेशा अपने फ़ायदे के लिए तब तक इस्तेमाल किया जब तक उसे ज़रूरत थी। वो हेज़ल मलिक जो जादू करने के नाम से मशहूर थी, जो घमंडी थी, जिसके एक इशारे पर सब रुक जाता था। वो हेज़ल मलिक जिसने अपनी मर्जी से शोहरत चुनी और अपनी मर्जी से ठुकरा दी। वो हेज़ल मलिक आज इस मुकाम पर थी कि उसके जिस्म पर चूहे रेंग रहे थे। वो कई लम्हे सुन लेती रही और फिर फूट फूट कर रो दी। 26-27 साल जिंदगी आंखों के सामने फिल्म की तरह चलने लगी थी। ये तो तय था उसे जिसने भी वहाँ कैद किया था उसका मकसद सिर्फ हेज़ल को डराना था, ना कि वो अपनी बात मनवा सके। पर ये कौन था और ये सब क्यों कर रहा था वो नहीं जानती थी। वो पहली बार बेतरह रोई थी। पहली बार उससे पूरे दिल से इतना खौफ महसूस किया था। पहली बार उसे किसी से इतना डर लगा था और वो ज़ात खुद आगे थी। और फिर टक की आवाज़ से मज़ीद रोशनियाँ जल उठी। उससे लेटे लेटे भारी बूटों को अपनी जाने बढ़ते देखा। 1 2 3 4 जाने कितने लोग उसकी जाने पड़ रहे थे। वो यूं ही पड़ी रोती रही। ज़रा देखो तो हेज़ल मलिक को, हॉलीवुड की मूवी करने वाली दी सुपरस्टार को, कैसे बेबस पड़ी है।
एक गंजा शख्स अफसोस से कहता उस पर झुका। वो उसकी आवाज़ से उसे पहचान गई थी। ये डायरेक्टर के साथ साथ हेज़ल का एक पुराना दोस्त था, जिससे वो बहुत पहले पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों ताल्लुक ख़त्म कर चुकी थी। हाल ही में उसने हेज़ल से अपने ताल्लुक इस्तवार करने की कोशिश की थी। उसने हेज़ल को एक फ़िल्म ऑफ़र की थी, जिसमें कुछ ऐसे सीन्स थे जिनकी बिना पर हेज़ल ने इनकार कर दिया था। ये डायरेक्टर लोपेस था, जिसके बहुत से फ़ोटोशूट उससे रद्द किए थे। सिर्फ तुम्हारी वजह से मेरा जितना नुकसान हुआ है तुम सोच भी नहीं सकती। तुम्हें ये सारा नुकसान भरना होगा। लोपस अच्छा इंसान नहीं था, तभी हेज़ल ने उससे दोस्ती ख़त्म की थी, पर वो इस कदर गिरा हुआ था, ये उसे आज पता चला था। उससे अपनी सिसकियों पर काबू पाते सुर्ख आंखों और होनलुदा पेशानी से उससे घूरा। रस्सी जल गई पर पल न गए। वो झटके से उठ खड़ा हुआ। आज यहाँ हर तरह का फोटो शूट होगा, कैमरे लगाओ। वो पुरलुफ्त अंदाज में बोला तो लड़कों ने आगे बढ़कर उसकी कुर्सी उठाकर सीधी की। वैसे भी तुम शोबिस छोड़ चुकी हो, जाते जाते मेरा काम ही कर जाओ। वो एक आंख दबाते हवासत से मुस्कुराया। तुम्हारे पास दो ऑप्शंस हैं। मेरी मूवी करो उन तमाम सीन्स के साथ जिनकी बिना पर तुमने मूवी रिजेक्ट की थी, या फिर इसी गोदाम में तुम्हें चूहों का शिकार बनना पड़ेगा। पर उससे पहले हम तुम्हारे ऐसे फोटोशूट्स करेंगे तुम सोच भी नहीं सकती। दोस्त जब दुश्मन बन जाए तो वो शैतान को भी पीछे छोड़ देता है, और उस लोपेस पर इंसानियत के दर्जे से बहुत नीचे गिर चुका था। हेज़ल खामोशी से सब सुनती रही। उसकी आंखों में आंसू किसी इंसान के डर से नहीं थे, बल्कि आज उसे कोई और सांस शिद्दत से याद आ रही थी। ये तो तय था कि कुछ भी हो जाता हेज़ल वापस नहीं जाने वाली थी। वो जिस फील्ड को छोड़ आई थी वो दोबारा उसमें कदम नहीं रखना चाहती थी। तुम्हें लगता है तुम मुझे डरा कर अपना मकसद पूरा कर लोगे? वो किसी जख्मी नाखून की तरफ फनकारी। डर तो तुम चुकी हो, बस अब तुम्हारी खां बाकी है। उससे एक लड़के को इशारा किया तो वो कॉन्ट्रैक्ट लेकर आगे बढ़ा। इस पर साइन करो और इज्जत के साथ वापस जाओ। ये मूवी कॉन्ट्रैक्ट था जो वो उससे साइन करवाना चाह रहा था। तभी किसी ने गोदाम का दरवाज़ा झटके से खोला। वो सब चौंक गए। दो चार आदमियों ने अपनी पिस्तौलें तानी। आने वाले अंदर आते ही दरवाज़ा बंद कर दिया। हिलना मत वरना गोली मार दूंगा। ट्रिगर पर उंगली रखते ही खट्टे खट्टे बदमाश ने दरवाजे पर खड़े शख्स से कहा, जिसे सर पर टोपी जमी थी। उससे गर्दन उठाकर उन लोगों को देखा। ओ माय गॉड, तुम लोग इतनी बदबू में कैसे खड़े हो? वो नाक पर हाथ रखता आगे बढ़ा। मैंने कहा वहीं रुको। गन थामे शख्स ने गोली चलाई, पर निशाना दीवार का लिया ताकि वो डर कर रुक जाए। वो उन सब के लिए अनजान शख्स था, जिसके होंठ और आंखों पर पट्टी बनी थी, बाल पेशानी पर बिखरे थे। पुलिस से वो कोई टीनेजर लड़का लग रहा था। हाँ ठीक है, मैं रुक जाता हूँ, पर मुझे मिस्टर लोपेस को कुछ दिखाना है। ये एक वीडियो है। उससे पेंट की जेब से फ़ोन निकाला। कोई वीडियो था। उससे फ़ोन आगे किया। लोपिस के चेहरे पर परेशानी के आसार थे। उन्होंने इतनी राजदारी से ये काम किया था। फिर वो लड़का वहाँ कैसे पहुँच गया था और उससे कैसे पता चला? देख लें, ये काम की वीडियो है। एक लड़का आगे आया। उससे फ़ोन लेकर लोपस के पास गया। जैसे ही लोपिस ने वीडियो को देखा उसकी आंखें फट पड़ी। पापा, पापा प्लीज़ हेल्प मी। ये लोपिस की 8 साला बेटी थी जो कुर्सी पे बनी थी। लोपिस के पैरों तले ज़मीन निकल गई थी। मेरी बेटी कहाँ है? लोपिस ने फ़ोन ज़मीन पर दे मारा। वो उसकी जानिब गुस्से से बढ़ा। तुम आगे बढ़े तो अपनी बेटी के लिए मुश्किलें बढ़ा दोगे। इस बार उसका लहजा बहुत ही सरसपाट सा था। कुछ देर पहले नजर आने वाला टीनेजर लड़का गायब हो चुका था, और अब उनके सामने मास्टरमाइंड खड़ा था, जो ना किसी को हाथ लगाता था और ना खुद को लगाने की इजाज़त देता था। जान के बदले जान। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी बेटी बच जाए तो हेजल को इज्जत के साथ जाने दो। लोपस ने गुस्से से मुठियां भींची। उसने सोचा नहीं था कि ऐसा भी कुछ होगा। बेटी से बढ़कर तो कुछ नहीं था। उसने हेजल को खोलने का इशारा किया, जो हैरत से उस कैप वाले लड़की को देख रही थी, जो पेंट की जेबों में हाथ डाले खड़ा था। वो अपनी जगह से नहीं हिला था। उससे ज़रूरत ही नहीं थी। वो जानता था हेजल वो खुद उस तक ले आएंगे, और यही हुआ। एक लड़का उसकी रस्सियाँ खोलकर उसे सहारा देता उस तक लाया। मेरी बेटी कहाँ है? लोपस ने अपने खौफ पर काबू पाते जबड़े भींचते कहा। तुम्हारी बेटी तुम्हारे घर पहुंच जाएगी अगर तुमने कुछ गलत हरकत ना की। सर्द लहजे में उन्हें फ़ोन करता हुआ हेजल को लेकर बाहर निकल आया। कोई उसे रोक ना पाया। कोई रोक सकता ही नहीं था। उससे बाहर निकलकर हेजल को रुमाल दिया, जिसे हेजल ने अपनी पेशानी पर रखा, जहाँ तक खून बहकर खुश्क हो चुका था। वो उससे लिए गाड़ी की जाने बढ़ा।
हेज़ल उसे नहीं जानती थी पर ये समझ गई थी वो उसके लिए मसीहा बनकर आया था। वो सारे रात से खामोश रही, सीट से टेक लगाए आंखें मूंदे बैठी रही। वो खामोशी से ड्राइविंग करता रहा। अब उसने चेहरे से पट्टी उतार फेंकी थी। हेज़ल के दिमाग में अब तक वही मंज़िल चल रहा था। मुझे लगा था मैं कब्र में हूँ, वो बंद आंखों से होले से बड़बड़ाई। कब्र के मनाजिर इससे भी खौफनाक होते हैं। हेज़ल ने तड़प कर आंखें खोल दी। उसी खौफ ने उसे हलक के बल चिल्लाकर रोने पर मजबूर किया था। उसी खौफ ने उसकी जान निकाल दी थी। कायम रहना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। वो सामने देखते गाड़ी चला रहा था। मैं कायम रहना चाहती हूँ, वो डुबडुबाई आंखों से बोली। जो कायम रहते हैं खुदा उन्हें रुसवा नहीं होने देता। तुम कायम रहना चाहती हो, इसीलिए मुझे तुम्हारी मदद के लिए भेजा गया। कौन हो तुम? गाड़ी एक झटके से रुकी। हाथ जबील, अब्दुल जबील का भाई। वो सपाट लहजे में बोला, जबकि आंखें सामने सड़क पर जमी थी। 1 महीने बाद वो अब्दुल था जिसके रिलीज प्ले सॉन्ग ने दुनिया में हलचल मचा दी थी। उसकी आवाज़, उसकी एक्टिंग, उसका फॉलन एंजल का किरदार, उसका दर्द और उसका हुलिया लोगों को आज ये याद आ गया था। वो रातों रात जैसे सोशल मीडिया पर छा गया था। चारों जानिब एक ही नाम था, अब्दुल द फॉलन एंजल। आज उसका कॉन्सर्ट था। इतनी आवाम उससे पहले नहीं देखी थी। वो स्टेज पर खड़ा था, स्पॉटलाइट की रोशनियों में। 1 महीना गुजर गया था उस वाक्य को। उससे 1 महीने से ईमानी की खबर नहीं ली थी। वो हाथ से नहीं मिला था। उससे हेज़ल को फ़ोन किया था। वो गुम हो गया था एक ऐसी दुनिया जहाँ वो अपने सारे दर्द भूल जाना चाहता था। जहाँ वो भूल जाना चाहता था कि ईमानी नामी लड़की के साथ क्या हुआ था, पर वो भूल नहीं पाता था। एक पल को नहीं, वो एक पल भी उसे ज़हन से नहीं निकाल पाया था। वो हैरान था। उससे इतना इत्मीनान किसी के चेहरे पर नहीं देखा था जितना उसे ईमानी के चेहरे पर नजर आता था। पता नहीं ईमानी ने हाथ को क्या सज़ा सुनाई थी। पता नहीं वो वापस जा चुकी थी या नहीं। पता नहीं अदम जबील सह पाया था या नहीं। पता नहीं हाथ जबील क्या प्लान कर रहा था। वो कुछ नहीं जानता था। वो जानना चाहता भी नहीं था। वो तो खुद उलझा हुआ था। तेज स्पॉटलाइट की रोशनी और बेपनाह उभरते शोर में वो चौंक कर जैसे हाल में पलटा। उसके सामने एक बड़ा मजमा था। 1 महीने में उससे बेपनाह शोहरत हासिल की थी और आज उसका कॉन्सर्ट था। उसकी चारों जानिब लातादाद आवाम थी, पर इतनी आवाम में भी वो अकेला था। उसके लंबे बाल आधे पोनी में कैद थे, तो चंद नीली लटें चेहरे की दोनों जानें बिखरी हुई थीं। आंखों पर चश्मा लगाए वो अपनी खूबसूरत आंखों में उभरे ते दर्द को सबसे छुपा गया था। टैटू वाले कसरती बांसों और भरपूर सरापा लोगों को होर्डिंग पर मजबूर कर रहा था। वो कॉफ़ी शॉप पर बैठी थी, कुर्सी से टेक लगाए, नसें झुकी हुई थीं। वो कुछ लिखने में मगन थी। झुकी तेरी पलकों में मिल जाए मुझे पनाह। उसने आवाज़ में ऐसा जादू जगाया कि लोगों को हिप्नोटाइज कर दिया। लोगों की हुजूम से दूर, बहुत दूर वो अकेली खड़ी थी, कंधे पर आरजे का बैग लटकाए। वो उससे ही देख रही थी। उसकी कामयाबी पर दिलो जान से खुश थी। पलकें गिरे, आंखें भरी, रह जाए मेरी निशां। सिर्फ गिटार की धुन पर गाता अब्दुल अवाम को पागल कर गया था। टूटे दिल की मत कर तू फिकर मेरे हमनवा। वो मुस्कुराकर उससे ही देख रही थी। उसकी मुस्कुराहट इतनी पुरखुलूस थी जितनी वो खुद। हाथ ने उसका दिल तोड़ दिया था, पर इस परफेक्ट लड़के ने जो उसे हमेशा से अजीज था। वो टूटे दिल के साथ खड़ी मुस्कुरा रही थी। आँख में मिल जाऊं मैं, जैसे कि एक लम्हा। वो पलट गई थी। उससे पलट जाना था। वो आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाती उससे बहुत दूर जा रही थी। अब्दुल ने पट से आंखें खोल दी। वो कहीं भी नहीं थी। वो उसे हजूम में ढूंढ रहा था, पर वो ईमानी थी। वो उसे हजूम में मिलने वाली नहीं थी। 1 महीने में 30 दिन होते हैं। एक दिन में 24 घंटे और एक घंटे में कई लम्हे, और हर लम्हा मरी थी वो, पल पल। सलमा बेगम का चेहरा उसे हमेशा वो वादा याद दिलाता था जो उससे उनसे किया था कि वो कभी नहीं भटकेगी। वो कभी किसी गैर शख्स को अपनी ज़िंदगी में जगह नहीं देगी, ये कि वो कायम रहेगी। उसे याद था जब वो वापस आई थी। उसे पाकिस्तान आया भी 10 दिन हुए थे। वो नमाज पढ़ रही थी जब उसका फ़ोन बजने लगा। बेड पर पड़ा उसका फ़ोन मुसलसल बज रहा था। सलमा बेगम ने जब फ़ोन देखा तो उठा लिया। बहुत सुकून में हो ना तुम, मेरा चैन बर्बाद करके। मासिल की आवाज़ उभरी थी और उस आवाज़ में बहुत कुछ था, गुस्सा, दर्द और शिकवे, सब कुछ। कौन? सलमा बेगम की पेशानी पर शिकने पड़ गई।
दूसरी जानिब वो ठटक गया। आवाज़ तो ईमान की ना थी। ईमान से बात करनी है। वह इलाकियात का कायल नहीं था। उससे पूछना भी गवारा नहीं किया कि वो कौन थी। ईमान नमाज पढ़ रही है, सलमा बेगम ने सादा लहजे में जवाब दिया। नमाज, वाह। दूसरी जानिब से तहसीकिया अमीर लहजे में कहा गया और फिर उसका कहका उभरा। उससे पूछना ऐसे नमाजें कबूल हो जाती हैं। तनसी तनसा सलमा बेगम ने नमाज पढ़ती ईमान को देखा। वो खामोश हो गई। आप यकीनन वही हस्ती हैं जिसके लिए उसने मेरे दिल से खेला। यकीनन आप उसकी मदर हैं। उसे बस इतना कह दीजिएगा कि वो मेरी हुदात से नफरत की एक और वजह है। कहकर फ़ोन बंद कर दिया गया। सलमा बेगम ने हैरानी से फ़ोन को देखा। ईमान ने सलाम फेरा, फिर उसे सलमा बेगम को देखा। ये कौन था? क्या कह रहा था? सलमा बेगम का दिल तेज़ी से धड़कने लगा था। वो ये तस्वुर ही नहीं कर सकती थी कि उनकी बेटी कभी कुछ गलत कर सकती थी। ईमान ने अपनी माँ के चेहरे को देखा, जिनके चेहरे पे खौफ के आसार वाज़िया थे। ये तो होना ही था, जल या पतीर। नमाज पढ़कर बताती हूँ। और उम्मे ईमान बिनते अब्दुल्ला अपनी माँ से झूठ नहीं बोल सकती थी। उससे फिर से नीयत बांध दी। सलमा बेगम उसे देखती रही। वो उसी जगह बैठी उसका इंतज़ार करती रही। ईमान ने नमाज पढ़ी और दुआ मांग कर उठ खड़ी हुई। उसके पास अब मांगने को ज़्यादा कुछ नहीं था सवाए इसके, हे अल्लाह मुझे बख्श दे। वो उठकर उनके करीब जाकर बैठ गई। ये कौन था? क्या कह रहा था? मेरा दिल बहुत डर रहा है। और ईमान जो अपनी माँ को इस परेशानी से बचाना चाहती थी, उससे उन्हें सब सच बता दिया। कैसे अदम जबील के बाप ने उसे फ़ोन किया, कैसे सलमा बेगम के ऑपरेशन के पैसे दिए, कैसे उसका बाप चाहता था कि वो वापस पलट आए, और कैसे ईमान उसे अपना नहीं पाई। आज जबील वाले हिस्से को बिल्कुल छुपा गई। ना ये बताया कि उसे इस्तेमाल किया गया, या ना ये बताया कि उसके साथ क्या हुआ। वो अच्छा इंसान है अम्मी, पर मैं एक और अब्दुल्ला हाशिम को बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो सर झुकाए कह रही थी, जबकि सलमा बेगम हैरानी से उसे देखे जा रही थी। उन्होंने ये कैसे सोच लिया था कि उनकी बेटी की ज़िंदगी में कोई मर्द नहीं आएगा। वो कैसे भूल गई थी कि बाहर की दुनिया घर की चार दीवारी से अलग होती है। अब तो लड़कियां घरों में चार दीवारी के अंदर रहते हुए भी इतना कुछ कर जाती हैं कि वालिदैन को खबर नहीं होती। वो तो फिर सात समंदर पार अकेली रह रही थी। वो तो फिर ऐसी लड़की थी जिसका गुरेज, जिसका दायरा लोगों को उसकी तरफ खींचता था। मैं मेहनत कर रही हूँ, मैं उनके सारे पैसे लुटा दूंगी, आप परेशान ना हो। शनाया के पहलू में सोया अदम जबील उसे पूरी जज्सियात से याद था। उसे भूलना चाहती थी, पर उस मंजर को भूल नहीं पाती थी। क्या मोहब्बत करने वाले ऐसे होते हैं? अगर ऐसे होते हैं तो शिद्दत से ख्वाहिश की थी उससे कोई मोहब्बत करने वाला ना मिले। सलमा बेगम उठकर चली गई और वो बैठी रही खामोशी के साथ, जाने अब तकदीर कौन सा फैसला सुनाने वाली थी। मुझे कहीं सुकून नहीं है, एक पल के लिए भी नहीं। मैं जितना उसके ख्याल को दिल से निकालता हूँ वो उतना मुझ पे हावी हो जाती है। वो दोनों आमने सामने बैठे थे। वो दोनों जिन्हें एमा अजीज थी, पर वो दोनों उसे रख ना पाए। मासिल ने उसे अपनी ज़िंदगी से निकाला था और रोज़ से घर से, पर क्या उनके निकालने पर वो जिंदा न रह पाई? क्या वक्त नहीं गुजरा था? पता नहीं, हमें क्यों लगता है कि अगर हमारे साथ कुछ बुरा हुआ तो हम सह नहीं पाएंगे। वो सब सह गई थी, बहुत खामोशी के साथ। वो नम पलकों से वलेंसिया को हैदराबाद कह गई थी। वो कभी यहाँ पलट कर नहीं आना चाहती थी। व्हाट अबाउट शनाया? रोज संजीदा थी। ईमान के जाने के बाद वो भी पहले जैसी नहीं रही थी। उसे लगा वो अपना सामान लेने आएगी, पर वो नहीं आई। उसके सारा कर्ज उतार कर वो अपना सामान वहीं छोड़ गई थी। वो खामोशी से उनकी जिंदगियों से निकल चुकी थी, पर सच तो ये था वो चाहकर भी नहीं गई थी। ओल्ड टाउन की गलियों में वो उन दोनों को घूमती फिरती नजर आती थी। शनाया के जिक्र पर उसका जिस्म फिर से चल उठा था। औरत की गुर्बत ऐसी ही होती है, अच्छा भला इंसान भटक जाए। वो तो फिर पहले से भटका हुआ था। उसके पास कोई जवाब नहीं था। वो खामोश रहा। मैं हाथ जबील से मिलना चाहती हूँ। दी परफेक्ट मिस्टर जबील। पूरी कहानी में जिसका कोई नुकसान नहीं हुआ था, उससे मिलकर क्या करोगी? मैं सच जानना चाहती हूँ। जाने क्यों वो ये सच पहले नहीं जान पाई। उससे अब गिल्ट महसूस होता था। उसे लगता था उससे एमा के साथ बुरा किया, पर अब पछताने का क्या फ़ायदा। जो होना था वो हो गया था। कैसा सच? सच, जो सच है, बस वो जानना चाहती हूँ। वो उठ खड़ी हुई।
मासी खामोश रहा। वो बहुत ठंडे मिजाज का इंसान था, पर इस बार उससे बहुत जल्दी कर दी थी, इतनी जल्दी कि अब पछता रहा था। पर अब पछताना कैसा? रोज चली गई, वो बैठा रह गया। अचानक ट्रेन एक झटके से रुकी और वो जैसे होश की वादी में लौटा। ट्रेन कराची से चली थी और तकरीबन 30 स्टेशन अबूर करने के बाद अब वो लाहौर स्टेशन पर पहुंच चुकी थी। वो उसके सामने वाली सीट पर बैठी थी। कहानी ऐसे भयानक मोड़ लेगी वो सोच भी नहीं सकती थी। रात के 8:30 बजे का टाइम था। ट्रेन लाहौर से 9 बजे निकलने वाली थी। उनके पास आधा घंटा था। उसने शॉल को अच्छे से लपेट लिया। मुझे लगता था दुनिया में सबसे ज़्यादा नफरत सिर्फ मैं कर सकता हूँ, और वो मैंने उस लड़की से की जिससे मैं बेपनाह मोहब्बत करता था। पर हकीकत तो ये है कि उसकी मोहब्बत कभी मेरे दिल से निकली ही नहीं। उम्मे ईमान, तुमने मुझे किन राहों का मुसाफिर बना दिया है। तुमसे नफरत करना चाहता हूँ, मोहब्बत आड़े आ जाती है। तुम तक पहुँचना चाहता हूँ पर नफरत रास्ता रोक लेती है। तुम बताओ मैं कहाँ जाऊँ। वो तस्वुर में उससे मुहातिब था, पर उसे सुन नहीं सकती थी। वो उसे कभी सुनना चाहती ही नहीं थी। उसे घुटनों में चेहरा छुपा लिया। लाहौर रेलवे स्टेशन, बेवफाओं का शहर। वो स्टेशन पर नहीं उतरना चाहता था। उसे न जीत सकेगा गम में ज़माना अब, जो कायनात तेरे दर पे हार दी हमने। दी परफेक्ट मिस्टर जबील। जिसका कोई नुकसान नहीं हुआ था वो लंदन में था, अपने घर में, जहाँ उसे बचपन के काफ़ी साल बिताए थे। जो घर सालों से बंद पड़ा था। उसे पाकिस्तान वापस आना था, पर उससे पहले उसे यहाँ आना पड़ा था। आना ज़रूरी था, वरना वो जी कैसे पाता। रात के इस पहर वो दबे पाँव घर की पिछली जानिब से दीवार कूद कर अंदर दाखिल हुआ। घर के पिछले लॉन में दरख्त ही दरख्त थे, यूं जैसे जंगल उगाया हो। सालों से यहाँ की सफाई नहीं हुई थी। पर हैरानी की बात यह थी कि लॉन में लगी बेलें जो घर के ऊपर तक चढ़ गई थी, वो सूखी नहीं थी, वो हरी भरी थी, और उन बेलों ने पूरे घर को अपनी लपेट में लिया हुआ था। दूर से वो घर कोई अजीब सदा लगता था। आसपास अपनी साइकिलों पर गुजरते बच्चे उसे हॉन्टेड हाउस कहते थे। वो पिछले हिस्से में सूखे पत्तों से गुजरता अंदर की जाने पड़ रहा था, और कमाल ये था कि पत्तों की आवाज़ तक नहीं आ रही थी। आगे जाकर वो रुक गया। सामने ही बेल ने पूरा जाल बना रखा था, जिसे उसने हाथ से परे किया और दूसरी जानिब चला गया। आगे सीढ़ियाँ थीं जो नीचे की तरफ तहखाने में जा रही थीं। वो अंधेरे में सीढ़ियाँ उतरता नीचे जाने लगा। सीढ़ियाँ खत्म हो गईं, पर सामने की दीवार थी, ईंटों की दीवार। उसने मखसूस ईंटों पर हाथ लगाया और एक पैटर्न लगाया। टक की आवाज़ से दरवाज़ा खुल गया। अंदर अंधेरा था। वो अंदर दाखिल हुआ और दरवाज़ा बंद हो गया। पूरा लॉन सुनसान और वीरान पड़ा था। लाइट्स प्लीज। अंदर दाखिल होते ही उससे मखसूस लहजे में कहा और बत्तियां जल उठी। ये एक लाउंज था जहाँ सोफे रखे थे। बाएं जानिब दीवार पर बड़ा सा शेल्फ था जिसमें किताबें रखी थीं। आतिशदान था जिसमें बुझी हुई लकड़ियाँ रखी पड़ी थीं, और एक फ्रिज रखा था जिसमें खाने पीने की चीज़ें थीं। कोई यहाँ आ भी जाता तो उससे ये एक लाउंज ही लगता। यहाँ कुछ भी पुरस्कार नहीं था, सब कुछ नॉर्मल। हे ईमाने, मुझे अपना डोज चाहिए। ओपन द लाइट। उसकी ये एक हास बीच हास लहजा, हास आवाज़ किसी पासवर्ड की तरह काम करता था। शीशे जैसी एक दीवार नुमादार हुई और दाईं जानिब एक सफ़ेद रंग की बड़ी सी लैब उभर आई थी। वो शीशे की दीवार को पार करता लैब में दाखिल हो गया, और लॉन्च में नजर आने वाला ये मंजर बिल्कुल गायब हो गया। वो लैब में था जहाँ से वो लॉन्च को देख सकता था, पर लॉन्च में बैठा या खड़ा शख्स इस खुफिया लैब को कभी न ढूंढ पाता। चारों जानिब रंग बिरंगे माजात पड़े थे। गुड इवनिंग मिस्टर जबील। ये उसकी असिस्टेंट थी, एआई असिस्टेंट, जिसका नाम उसने बेख्तियार रखा था, बिना सोचे समझे। उसके ज़हन में पहला नाम यही आया था। उससे एक अलमारी से डब्बा निकाला और उसे खोला। अंदर चंद इंजेक्शन्स पड़े थे। उससे एक इंजेक्शन भरा और अपने दाहिने बाजू की नब्ज में गाड़ दिया। वो ये काम बड़ी संजीदगी से कर रहा था। चंद पल वो यूं ही बैठा रहा, फिर उसका जिस्म आहिस्ता आहिस्ता कांपने लगा। इंजेक्शन हाथ से छूट कर गिर गया। उसका जिस्म पूरी तरह टूट फूट का शिकार था। चेहरा सुर्ख पड़ गया। वो सबके बायस झुक गया। वो जिस स्टूल पर बैठा था उससे नीचे गिरा और बेजान पड़ा रहा। कई लम्हे यूं ही गुजर गए। मिस्टर जबील, आर यू ओके? आवाज़ गूंज रही थी, जबकि वो अपनी ग्रे साकित पुतलियों से छत को घूर रहा था। हाँ, ये मैं हूँ।
हाँ जबील, मैं आम लोगों की दुनिया में फंस चुका हूँ जिसका कोई नुकसान नहीं हुआ। आप लोग मेरी कहानी से ना आशना हैं। एक बात बताऊँ, आस होना इतना आसान नहीं होता। कभी कभी बहुत कुछ खोना पड़ता है, यहाँ तक कि अपनी जान भी। मैं हाथ जबील हूँ जिसका कोई नुकसान नहीं हुआ, जो आम लोगों की दुनिया में फंस चुका है। मिस्टर जबील, अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं? वक्त के कई लम्हे गुजर गए, कई सातें बीत गई। वो यूं ही जमीन पर पड़ा रहा, साकेत पुतलियों से छत को घूर रहा था। मिस्टर जबील, एआई असिस्टेंट ईमानी की आवाज़ गूंज रही थी। वो झटके से उठ बैठा। हाँ, मैं ठीक हूँ। दर्द महसूस करने का एक तरीका था, और जब तक उसे दर्द महसूस होता रहता वो जिंदा रहता। अपनी डोज देने के बाद उसने वो बॉक्स बंद कर दिया। आप परेशान हैं? वो मुझे मिल गई वो सर झुकाए बैठा था। और मैंने उसे गवा दिया। कैसे शिकस्त हुए अल्फाज से? आप किसकी बात कर रहे हैं? वो नजर नहीं आ रही थी, पर उसकी आवाज़ मुसलसल गूंज रही थी। एमा ने। वो जिसके नाम पर आपने मुझे बनाया, वो बर्थमार्क वाली ईमान ने। अगर कोई हाथ जबील की जिंदगी के बारे में 10% भी जानता था तो वो एआई थी, सवाए उसकी माँ के। बाकी लोग उसके नाम से वाकिफ थे, कुछ लोग काम से वाकिफ थे। कोई हकीकतन उससे नहीं जानता था कि वो क्या करता था, क्या नहीं। हाँ, वही एमा ने जिसे ढूंढने का मुझे कहा गया था। वो अब उठ खड़ा हुआ। वो अब खुद को ताज़ा दम महसूस कर रहा था। कई माँ जात को उलट पुलट कर देखने लगा। वो कैसी दिखती है? आवाज़ अभी भी गूंज रही थी। बड़ी बड़ी स्याह आंखें, गोल चेहरा, थोड़ी पे पर्दा कड़ा, ऊंची पोनीटेल, सर पर स्कार्फ और कंधे पर बैग। वो एक फ्लास्क को उठाकर देखते हुए मसरूफ सा कह रहा था। बचपन में उसकी गर्दन पर एक बर्थमार्क था। क्या वो ऐसी दिखती है? उससे पलट कर देखा तो एक होलोग्राम की शक्ल में वो उसके सामने खड़ी थी, जिसको सिर्फ देखा जा सकता था, छुआ नहीं। वो टेक्नोलॉजी में बहुत आगे बढ़ गया था। वो पल भर को साकित हुआ। वो दिखने में उसके जैसी लग रही थी, पर वो नहीं थी। नहीं, उसकी वाइब्स अलग हैं। वो कहकर फौरन पलट गया। कुछ देर पहले वाला हाथ जबील गायब हो चुका था। आई एम सॉरी, मैं बस कोशिश कर रही थी। वो झट से गायब हो गई। अब उसकी आवाज़ सुनाई दे रही थी। आइंदा मत करना। किसी बॉस की तरह हुक्म देता वो अपने काम में मसरूफ हो गया। पता है, सबसे तकलीफदेह लम्हा कौन सा होता है? जब इंसान को पता चलता है कि उसके पास जो मुद्दत थी वो ख़त्म हो चुकी है। 3 साल ख़त्म हो चुके थे। सलमा बेगम ने ईमान को 3 सालों की मुद्दत दी थी। ईमान को लगा था वो 3 सालों में अपनी पूरी ज़िंदगी जी लेगी, पर वक्त तेज रफ्तार से चला था, और 3 साल कैसे गुजरे कुछ पता नहीं चला। वक्त गुजर गया था, पर गहरे निशान छोड़ गया था, और अब वो खामोश बैठी खाली निगाहों से आने वाली मौत को तक रही थी। चारों जानिब गहमा गहमी थी। बहुत ज़्यादा मेहमान नहीं थे, पर जितने भी अच्छी खासी रौनक लगी थी। सुबह उसका निकाह था। पीला जोड़ा पहने वो खामोशी की मूरत बनी बैठी थी। सलमा बेगम खुश थी, लेकिन वो खुश नहीं थी। उसे मज़ीद मुद्दत मिल सकती थी, पर अदम की एक फ़ोन कॉल ने सलमा बेगम की पूरी दुनिया हिला दी थी। वो खौफ में मुब्तला हो गई थी। उन्हें डर लगने लगा था कहीं उनकी बेटी की वजह से उन पर कोई उंगली न उठाए। इसलिए मुशारिफ हसन के घर वालों को फ़ोन करके बुलाया गया। मुशारिफ हसन की माँ को ईमान पसंद आ गई, और यूँ कुछ दिनों बाद निकाह की तकरीब रख दी गई। सिर्फ निकाह हो रहा था, रुखसती बाद में थी। मुशारिफ खुद अभी रुखसती नहीं चाहता था। पीले जोड़े पर सब दुपट्टा लिए वो खाली खाली निगाहों से सब देख रही थी। चेहरे का रंग पीले जोड़े जैसा लग रहा था, यूं जैसे सारा खून खुश्क हो चुका हो। चारों जानिब से हंस से बोलने की आवाज़ें आ रही थी। आप ही, आपका फ़ोन कब से बज रहा है? मीसू ने उससे कंधे से पकड़कर हिलाया। वो जैसे होश में लौटी। मीसू उसका फ़ोन थामे खड़ी थी। उसने खामोशी से फ़ोन पकड़ लिया। कोई अनजान नंबर था। उससे फ़ोन नहीं उठाया। फ़ोन फिर से बजने लगा तो उसे उठाना पड़ा। हेलो, वो खोई खोई सी बोली। कोई किसी का सुकून छीनकर कैसे जी सकता है? अधम जबील की आवाज़ उभरी। वो जैसे पूरी आवाज़ों में लौट आई। क्या मिला तुम्हें मेरी जिंदगी के साथ खेलकर ईमान? बताओ मुझे। ईमान का दिल चाहा वो इतनी ज़ोर से चिल्लाए कि दूसरी जानिब मौजूद मासूल बुत सास के कानों के पर्दे फट जाएं। वो बहरा हो जाए, वो अपनी समात खो दे। उसके अंदर इतनी तकलीफ थी, पर वो चिल्ला ना पाई।
अजीब शख्स था। खुद आज भी आज़ाद था, आज भी सब कुछ कर रहा था, और उसकी वजह से आज ईमान की ज़िंदगी दांव पर लगने जा रही थी। वो किसी अनचाहे शख्स के मन को खवरने वाली थी। उसकी एक फ़ोन कॉल ने ईमान के हमेशा के लिए सलमा बेगम की नसों में गिरा दिया था। उसे लगता था वो कभी सलमा बेगम के सामने सर उठाकर नहीं चल पाएगी। सालिम तो वो था, जुल्म तो उसने किया था, फिर वो किस सुकून की बात करने आया था। मैं एक रात भी सुकून से सो नहीं पाया हूँ। मुझे बताओ मैं क्या करूँ? ऐसे लगता है किसी ने मेरा वजूद उठाकर जहन्नुम की उस आग में डाल दिया हो जिससे सब डरते हैं। जहन्नुम की आग आप सह नहीं पाएंगे मिस्टर अधम जबील। सर लहजे में उससे मासिल की बात काटी तो उसकी जानिब खामोशी छा गई। और जिस बेसुकूनी की आप बात कर रहे हैं ये मेरी वजह से नहीं है। ओ रियली? तो फिर किसकी वजह से है? गुनाह की तपिश इंसान को चलने पर मजबूर कर देती है। इंसान के अंदर ऐसी बेचैनी, ऐसी आग भर देती है कि इंसान उस आग को मिटाने के लिए फिर से गुनाह करता है। वो सुकून की तलाश में नामहरम के वजूद में पनाह तलाश करता है। इंसान धोखा खा जाता है। उसे लगता है खूबसूरत जिस्म उसे सुकून मुहैया करते हैं, जबकि बेसुकूनी की आग मज़ीद भड़क जाती है। ये आग आपकी अपनी लगाई हुई है मिस्टर अधम जबील। मुझे इस इल्ज़ाम से बरी रखें। चंद लम्हे गहरी खामोशी की नजर हुए। वो कुछ बोल ही नहीं पाया। व्हाट रबिश! वो एहतजाजन चिल्लाया, ज़िना जिस्मानी आग को तो मिटा देता है अधम, पर रूह को हमेशा के लिए भड़कता छोड़ देता है। ईमान! वो बेयकीनी से बोला। उसका दिल जैसे रुक चुका था। क्या वो उसके और शनाया के जिस्मानी ताल्लुक से वाकिफ थी? यह ख्याल ही रूह फरसा था। अगर हाँ, तो उसने कभी जाहिर क्यों नहीं किया? वो तो पहले ही पछता रहा था, पर अब लगता था वो कभी इस आग से नहीं निकल पाएगा। मैं जानती हूँ आपके बेसुकून होने की वजह क्या है, पर मैं कुछ नहीं कर सकती। ये आग आपने खुद लगाई है। कैसा इंकशाफ था ये! वो जो खुद को वफादार समझता भी रहा था, आज उसे एहसास हुआ था असली बेवफा तो वो था। मोहब्बत का दावा करके भी कायम न रह पाया। मेरी शादी हो रही है। मेरा आपसे न पहले कोई रिश्ता था, न अब है। मेरी ज़िंदगी में दखल देना बंद कर दें प्लीज़। उससे फ़ोन काट दिया और अधम जबीर के हाथ से फ़ोन फिसलकर झोली में गिर गया। कुछ लम्हे अज़ाब जैसे होते हैं, ऐसे लम्हे जिनमें हम ऐसा काम करें जो करना ना चाहते हों, जहाँ हम मजबूर हों, बेबस हों। ऐसा ही वो एक लम्हा था। सादा सा जोड़ा पहने, सर पर सूट दुपट्टा ओढ़े, वो दुल्हन कहीं से नहीं लग रही थी। चेहरे पर हर दर्जा पिलाहट थी। जाने कब मुशारिफ के घर वाले आए, कब उससे मिले और कब उससे निकाहनामे पर साइन किए, वो कुछ नहीं जानती थी। वो साकित थी और साकित रहना चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि कोई उसे छुए और वो भुरभुरी रेत की तरह ढह जाए। सारे आंसू वो अंदर ही पी गई थी। अगर एक पल के लिए भी किसी का ख्याल आया था तो वो हाथ जबील का था। वो तो सब ठीक कर देता था। जाने वो कहाँ था, जाने उसमें ऐसा क्या था कि ईमान का दिल अगर रोया भी था तो उसी एक शख्स के लिए, वो एक शख्स जो उसका ज़रा सा भी नहीं था। हाल में रहो। सरदार गौतम कहता था कि हाल में रहना ज़हनी सुकून बरकरार रख सकता है, लेकिन ये हाल में रहना क्या है? मुस्तकबिल की सोच और माजी का पछतावा इंसानी दिमाग की खसलत है, लेकिन हम ज़हीन मखलूक हैं। अकल और मंतक से अपने आवारा ज़हन को हाल में लाने का फ़न जानते हैं, और मेडिटेशन भी यही फ़न सिखाता है कि किस तरह अपने नताइज आउटकम से खुद को अलग अटैच करके बस उस टास्क पर फोकस करना है जो आज है, जो अभी है, और आप उसे अंजाम दे रहे हैं। मेडिटेशन आपको उसी की प्रैक्टिस करवाता है। खुद को नताइज से अलग करके अपना काम करने में बहुत सुकून है। आप परेशानी, एंजाइटी से ज़ाया होने वाली एनर्जी बचाकर अपने टास्क पर लगा सकते हैं। ये प्रैक्टिस है, और उस तक जाने के लिए टेढ़े रास्ते हैं, पेचीदगियाँ हैं, लेकिन ये एक फ़न है जिस पर अबूर हासिल करना हमारे आवारा दिमाग के लिए बहुत ज़रूरी है। हर काम करते वक्त ये सोचना, मुझे क्या मिलेगा, इसका क्या नतीजा है, आपको उस काम की गहराई, जड़ में जाने से रोकता है। हम अक्सर पूछते हैं कि ये करूँगा तो क्या मिलेगा, यूँ होगा तो क्या होगा। ये सवालात यकीनन गलत नहीं, लेकिन इन सवालात को ज़रूरत से ज़्यादा अहमियत देना आपको अपने मकसद की जानिब अपना 100% देने से रोक सकता है, क्योंकि नताइज की ज़रूरत से ज़्यादा परवाह आपकी क्रिएटिविटी
और प्रोडक्टिविटी को नुकसान देती है। आपकी कीमती एनर्जी तकसीम हो जाती है, और वो भी ऐसे सवालात पर जो आपके मुकम्मल इख्तियार में भी नहीं। और हाल में रहना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। वो तमाम लोग, वो तमाम किरदार जो मासी की कहानी का हिस्सा थे, उनमें से कोई भी हाल में नहीं था। सब मासी में जी रहे थे। अदम, अब्दुल और वो खुद। वो चाहकर भी खुद को माजी से, इस भयानक जाल से निकाल नहीं पा रहे थे। सबसे पहले बात करते हैं अब्दुल की। अब्दुल जबील, कहानी का वो किरदार जो उस वक्त गायब हो जाता था जब उसकी शिद्दत से ज़रूरत महसूस होती थी। ये वो किरदार था जिसे आरजे बनना था, करोड़ों दिलों पर राज करना था, और वो कर रहा था। वो उस फील्ड में जाना चाहता था ताकि अपने बाप को ढूंढ सके। उसे आरजे पसंद था, जबकि उसे डॉक्टर रूहान जबील से नफरत थी। वो आज भी अपने बचपन, अपने माजी से नहीं निकल पाया था। वो आज भी खुद को बहुत अकेला महसूस करता था। 28 साला बॉक्सर और मशहूर सिंगर आज भी अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं रख पाता था। आज भी उसे अपने बाप से बहुत सारे शिकवे थे। उसे ढूंढ रहा था ताकि अपने सवालों के जवाब मांग सके। आखिर क्यों उसका बाप उन्हें अकेला छोड़कर चला गया था, वो भी उस वक्त जब उसे सबसे ज़्यादा अपने बाप की ज़रूरत थी। वो आरजे बनने आया था, और अब वो बन चुका था एजे अब्दुल जबील, एक मशहूर सिंगर। लेकिन वो आरजे की तरह खुद को एक लड़की के शहर से नहीं बचा पाया था, और चाहकर भी वो उस लड़की की हिफाजत नहीं कर पाया था, क्योंकि वो अब्दुल था, एक संगदिल, खड़ूस और लापरवाह, जिसे किसी की परवाह नहीं थी। पर आज भी वो खुद को ईमानी के साथ वेलेंसिया की गलियों में घूमता फिरता महसूस करता था। काफ़ी दिनों बाद आज वो हेज़ल से मिलने आया था। हेज़ल अगवा वाले वाक़े के बाद दोबारा कभी अपने घर नहीं गई, बल्कि वो हाज जबील की अकेडमी से मुलक्कम रेस्ट हाउस के कमरे में रह रही थी। वो अभी तक उस सदमे से बाहर नहीं निकली थी। उसके साथ जो भी हुआ था वो मामूली नहीं था। क्या वो महफूज सी? कभी कभार वो जो सेशन ज्वाइन कर लेती थी, शोबिस वो कब का छोड़ चुकी थी, और आजकल खुद की तलाश में थी। उससे बड़ी मुश्किलों से अब्दुल से रब्ता किया था, और इस वक्त वो दोनों अकेडमी के बैक यार्ड में थे। हाथ वहाँ नहीं था, इससे अब्दुल वहाँ आ गया था, वरना हाथ की मौजूदगी में वो कभी ना आता। वो पहले से ज़्यादा संजीदा लग रहा था। आज भी उसने एक कान में बाली पहन रखी थी, और अब तो उससे निचले होंठ की दाएं जानिब भी छेद करवा कर चमकता हुआ मोती पहन रखा था। वो रॉक स्टार के हुलिये में अच्छा लग रहा था। वो खामोश बैठा था। बिलाखिर हेज़ल ने ही सवाल किया, अच्छी लड़कियों से दूर क्यों रहते हो? डर लगता है। वो साफ कही से बोला, किससे? फूल जी। वो खामोश रहा। खामोशी का वक्फा लंबा हो गया। वो अकेडमी की इमारत को देख रहा था। यकीनन ईमाने यहाँ चलती फिरती होगी, यकीनन वो यहाँ आती रही होगी, और अब ना जाने कहाँ थी। बताओ ना, किससे डर लगता है? मौत से, मरने से डर लगता है। अच्छी लड़कियों से मोहब्बत आपको मरने पे मजबूर कर देती है। जैसे हशाम जबील मर गया था, जैसे आरजे नहीं बचा, जबकि मैं जीना चाहता हूँ, और उसके साथ जीने की तमन्ना भी किसी मौत से कम नहीं है। वो खोए खोए लहजे में बोला, और फिर झटके से उठ खड़ा हुआ, और चेहरा मोड़े खड़ा था। वो नहीं चाहता था उसकी चलती आंखों को कोई और देखे। तो तुम भी अच्छे इंसान बन जाओ, उस संजीदा लहजे में बोली। उससे क्या होगा? शायद वो मिल जाए जिसे तुम चाहते हो। उसकी बात सुनकर वो तंसिया मुस्कुरा दिया। जितना भी अच्छा बन जाऊं, पर हाथ जबील जैसा नहीं बन सकता। लेकिन ईमानी की कहानी में हीरो तुम हो, हाथ नहीं। उसे सच्चाई से पर्दा उठाया, और यही सच था। अब्दुल सबके लिए बुरा सही, पर ईमानी के लिए अच्छा था, जबकि हाथ जबील सब अच्छा करके भी उसी कहानी में बुरा बन चुका था। वो सब अपनी अपनी जगह जंग लड़ रहे थे, और ईमानी खुद अदम जबील की कहानी में बुरी बन चुकी थी। मैंने तुमसे झूठ बोला था। उसकी जाने मुड़ा। हेज़ल ने सवालिया नजरों से उसे देखा। झूठ बोला था कि मैं कभी शराब नहीं पीता, जबकि मैंने पी थी। एक बार पैमाने के सामने मशहूर ड्रिंक ली थी, उसमें शराब थी, और मैंने जानबूझकर ऐसा किया था ताकि वो जान ले कि मैं एक शराबी हूँ। उसने एक और रात से पर्दा उठाया। हेज़ल उससे देखती रही, हाली हाली आंखों से। ईमानी से इस कदर गुरीज की वजह क्या है अब्दुल? वो अपने दिल पर पत्थर रखते पूछ रही थी। वो उसे पसंद करती थी, पर अब्दुल का जो कनेक्शन ईमानी से था वो आज तक समझ नहीं पाई थी। क्योंकि मैं जानता हूँ उसे पाने की सारी कोशिशें करके भी मैं हार जाऊंगा। वो सर झुकाकर मुस्कुराया, जख्मी मुस्कान
उसके खूबसूरत चेहरे पर फैल चुकी थी। उसकी आंखें जलने लगी थीं। इसीलिए उससे जितना दूर हो सके दूर जाना चाहता हूँ, पर उसका ख्याल है कि पीछा ही नहीं छोड़ता। और वो कौन है जिससे हारने का अब्दुल को डर है? वो अपनी जगह से उठकर उसके करीब आई। सादा सी सलवार कमीज पहने ये हेजल उस सुपरस्टार हेजल से बहुत मुख्तलिफ लग रही थी जिसको अब्दुल जानता था। हाँ जबील। हेजल उससे ज़्यादा नहीं जानती थी, पर उसे बचा कर लाने वाला वही था। वो पूरी सरार सा हाथ जबील। क्यों? ऐसा क्यों है? क्योंकि तुम उसकी कहानी से नावाकिफ हो। उससे गहरा सांस रिसा में खारिज किया। सीने के मुकाम पर होने वाली जलन को कम करने की कोशिश की गई। वैसे भी हास लोगों के लिए हैं। वो धीरे से मुस्कुराया और फिर हेजल को वहीं छोड़कर गेट की जाने बढ़ गया। वो उससे ज़्यादा देख रही थी, जबकि दिमाग में एक ही सवाल गर्दिश कर रहा था। हाँ जबील, आखिर हो कौन तुम? इस शायक कहते हैं इंसान फितरतन ऐसी चीज़ों की तरफ झुकता है जो उसकी ज़िंदगी को बेहतर बनाते हैं, जैसे कि अच्छा खाना, दौलत, अच्छे दोस्त और हमसफ़र, जो कि हरगिज़ गलत नहीं, क्योंकि अगर इंसान बेहतर से बेहतरीन की तलाश में ना होता तो आज हम इस डिजिटल इनकलाब तक ना पहुँचते। अब मसला ये है कि इन सब चीज़ों का हसूल या उन्हें खो देने का डर हमें परेशानी, एंजाइटी की हालत में रखता है, जबकि इस साइक का मानना है इंसान की खुशी का दारोमदार बाहरी अशिया से ज़्यादा उसकी जहानियत माइंडसेट पर होता है। आपका वो दोस्त जो आपसे ज़्यादा कामयाब है लेकिन मुतमईन नहीं, और उससे हमेशा मुस्तकबिल की सोच सताती है। आप अपने किसी मंसूबे पर अमल करना चाहते हैं लेकिन मुस्तकबिल की सोच आपको रोके रखती है, क्योंकि हम मुस्तकबिल को काबू नहीं कर सकते, तभी उसे सोच कर हलकान होने का कोई फ़ायदा नहीं। इस जायसियम हमें नताइज आउटकम की उससे होने वाली परेशानी एंजाइटी से लड़ने के कुछ तरीके बताता है। स्टॉक फिलोसफर हमें तजवीज़ करता है कि जिन हालात या मामलात से आपको खौफ आता है या परेशानी होती है, उसका वक्त आने पर सामना करने से बेहतर है कि पहले ही उसकी प्रैक्टिस की जाए। सोचिए, आपको किस बात की इन हालात से खौफ आता है? आपको डर लगता है अगर आप सच संवर के बाहर नहीं गए तो कोई आपको अहमियत नहीं देगा। एक दिन अपने इस खौफ का सामना करिए और यूं ही आम से कपड़ों और हालात में बाहर जाइए। फिर देखिए क्या होता है। आपको अकेले रहने से डर लगता है? कभी कभार अकेले रहकर देखिए, बिना दोस्तों के बाहर जाकर देखिए। डर लगता है कि फलां चीज़ ना रही तो कैसे गुजारा करूं? एक दिन उसके बगैर रहकर देखिए। किसी खास जगह स्टेटस, लोग, खाना, चीज़ों से अटैचमेंट है तो किसी दिन उनके बगैर रहने की प्रैक्टिस करें। वो आज फिर ऑनलाइन सेशन ले रहा था और उसे सुनने और देखने वालों की तादाद लाखों में थी। डॉक्टर विक्टर फ्रैकल की मशहूर थेरेपी पैराडॉक्सियल इंटेंशन में आप अपने खौफ या परेशानी से भागते या उसे दबाते नहीं, बल्कि बहुत सहल अंदाज में आहिस्ता आहिस्ता उसका सामना करते हैं। और सिद्धार्थ गौतम भी हमें अपने जज्बात या एहसासात को दबाने, इग्नोर करने के बजाय उसका मुशाहिदा करना सिखाता है मेडिटेशन के ज़रिए। सेनेका के मुतालिक कहा जाता है कि उसका ताल्लुक अशरफा तबका से था। एक अमीर आदमी के लिए सबसे बड़ा खौफ दौलत का छिन जाना है। सेनेका कभी कभार सूखी रोटी पानी के साथ खाता और ज़मीन पर सोता और खुद से कहता, क्या यही वो ज़िंदगी है जिसका खौफ मुझे हर वक्त परेशान रखता है? इसे जीकर देखते हैं कि इसमें किस हद तक तकलीफ है। अगर आपको कोई चीज़ परेशान, फजूल खौफ देती है तो ज़िंदगी में एक बार उसको आजमाएं ज़रूर। क्या पता आपका खौफ ही आपका टैलेंट हो। मतलब हमें बिल्कुल खौफज़दा हो जाना चाहिए, हर तरह के खौफ से आज़ाद। सवाल उभरा था। जिन बातों का मैंने जिक्र किया है उनके खौफ से निकल आएं। सिर्फ एक वाहिद हस्ती का खौफ रखें, और जब आप सिर्फ खुदा से डरेंगे तो बाकी सारे खौफ ऑटोमेटिक आपकी ज़िंदगी से निकल जाएंगे। किसी चीज़ के छिन जाने का खौफ नहीं होगा, ना मुस्तकबिल का खौफ, ना माजी का डर। जहानत जब चालाकी में बदलने लगे तो इंसान शैतान बनने में ज़्यादा देर नहीं लगाता। ये वो जुमला था जो उसे चैन से जीने नहीं देता था। ना वो सो पाता था, ना वो सुकून से रह सकता था। अचानक यूं ही जब वो अपने काम में मगन होता तो दो भीगी आंखें झम से उसके सामने आ जाती और समाज में गूंजने वाला ये जुमला उससे उधेड़ कर रख देता था। इस वक्त भी यही हुआ था। उसके जबड़े भींच गए, ग्रे आंखों में अजीब सा मलाल उतरा और फिर
कुछ सवाल थे पर वो शायद जवाब देने की पोजीशन में ही नहीं था, इसीलिए खामोशी से ऑफलाइन हो गया।